Hello students. Now I'm here with the last topic of this chapter and also one prominent and very important topic that you have to study, that is nationalism and imperialism. How nationalism, the concept of nationalism was related to imperialism and how imperialism and nationalism promoted the concept of colonialism. ये थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक है, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा तो समझ में आएगा। हम जानते हैं कि स्टार्टिंग में जब नेशनलिज्म का कंसेप्ट आया था तो उस नेशनलिज्म को हम लोग कहते थे लिबरल नेशनलिज्म। दैट मीन्स अ कंसेप्ट जहाँ पे नेशनलिज्म मेंट लिबर्टी फ्रॉम द डेस्पोटिक एंड ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ द मोनार्क एंड इक्वालिटी फॉर ऑल। इसको हम लोग कहते थे लिबरल नेशनलिज्म, जहाँ पे सबको इक्वालिटी मिले और जो डेस्पोटिक और जो क्रूरतापूर्वक शासन था मोनार्किज्म का उसको एंड हो। फिर हम 1848 के टाइम पीरियड में पहला मैनिपुलेशन देखे नेशनलिज्म का, जो अब कहीं भी इक्वालिटी या आज़ादी की बात नहीं करता था। इट स्टार्टेड नाउ टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ कैप्चरिंग मोर एंड मोर जोग्राफिकल लैंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज वंस पावर। अब यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंपीरियलिज्म क्या है। द वर्ड इंपीरियल रेफर्स टू रॉयल, कह सकते हो सिनोनिमस। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है जो रॉयल स्टेट है उसके पावर को बढ़ाना। द इंक्रीमेंट एंड द पावर ऑफ अ पॉलिटिकल पावर ऑफ अ किंग ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म। उस जमाने में जितने भी किंग्स थे, जितने भी किंगडम्स थे, दे हैड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क्स एट द हेड। तो द कंसेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग द पावर, the concept of increasing the dominance of the political leader, the monarch, is called imperialism। और कहीं ना कहीं नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है वो इंपीरियलिज्म से जुड़ गया, क्योंकि 1848 का अगर हम मैनिपुलेशन देखें, जो बदलाव देखें, तो नेशनलिज्म का मतलब अब कोई इक्वालिटी और लिबर्टी नहीं रहा था। अब मतलब हो गया था ज़्यादा से ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया को कैप्चर करना। और इंपीरियलिज्म का मतलब क्या था? राजा के पावर को, डोमिनेंस को इंक्रीज करना। तो राजा का पावर डोमिनेंस कब इंक्रीज होगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा लैंड मास होगा और ज़्यादा ज़्यादा डोमिनेट करने की स्थिति में आएगा। थस इंपीरियलिज्म वाज इक्वल टू नेशनलिज्म। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी मतलब हो गया 1875 एंड ऑनवर्ड्स, नेशनलिज्म नो लॉन्गर वॉज लिबरल नेशनलिज्म। वो अपना लिबरल जो कंसेप्ट उसको रिटेन नहीं कर पाया, खो दिया। इट बिकेम अ नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड्स। नैरो क्रीड मतलब होता है संकीर्ण सोच, संकीर्ण विचारधारा। जो पहले नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का मतलब था आज़ादी, समानता, वो राष्ट्रवाद का मतलब अब बदल के हो गया अपना जोग्राफिकल एरिया बढ़ाना, अपना इंपीरियल, अपने राजा का पॉलिटिकल पावर बढ़ाना और लोगों को डोमिनेट करना। इससे क्या हुआ? ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पीरियड में जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट होंगे। फ्रेंच नेशनलिस्ट ग्रुप, जर्मन नेशनलिस्ट ग्रुप्स, इटालियन वर देयर, द ब्रिटिश वर देयर, बिकेम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट टुवर्ड्स ईच अदर। इनटॉलरेंट मतलब दे डू नॉट टॉलरेट ईच अदर, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। दे स्टार्टेड बिकमिंग कंपिटिटर्स। पहले याद कीजिएगा, फ्रांस उन लोग को हेल्प किया था, वो उनसे इंस्पायर्ड हुआ था, ये इससे इंस्पायर्ड हुआ था, ये मैं पढ़ाता आया हूँ। बट लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी में आके देखो, यही लोग जो एक दूसरे को हेल्प करके जो सो कॉल्ड लिबरल नेशनलिज्म का कंसेप्ट पूरे यूरोप में लाए थे, नाउ दे आर बिकम कंपिटिटर्स। दे आर कंपिटिटिंग अगेंस्ट ईच अदर। एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, इनटॉलरेंट है। दे वांटेड टू कैप्चर मोर एंड मोर एंड दे वर रेडी टू गो विथ वॉर विथ ईच अदर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इतना उनके अंदर एनोमिसिटी आ गया था। नाउ नेक्स्ट, द मेजर यूरोपियन पावर्स, जो मेजर यूरोपियन पावर्स हैं जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, टोटली मैनिपुलेटेड नेशनलिज्म टू सपोर्ट द इंपीरियल एजेंडाज। मतलब जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, जो हमारे पास एम्पायर्स थे ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल जर्मन्स, द फ्रेंच, द ब्रिटिशर्स, ये लोग क्या किए? नेशनलिज्म के मतलब को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दी, ताकि उनका जो इंपीरियल एजेंडा था, अपना राजशाही ताकत को बढ़ाने का जो एजेंडा था, उसको बल मिल सके, लोग उसको सपोर्ट करें। इसलिए नेशनलिज्म का मतलब ही बदल दिया गया। इसलिए मैंने कहा था नेशनलिज्म जो था
जो पहले एक लिबरल नेशनलिज्म था, अब एक संकीर्ण विचारधारा में ही रह करके सिमट गया है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमको मिलता है एक एरिया में, दैट इज बालकन। वैसे तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं कोशिश करूंगा जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग आपको समझाने का। बालकन इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म। इट जस्ट अ एग्जाम्पल। अगर क्वेश्चन आता है कि बालकन को ध्यान में रखते हुए नेशनलिज्म इम्पीरियलिज्म पे कमेंट करने के लिए, तो यू हैव टू फर्स्ट कोरिलेट द टर्म नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। उसके बाद आप उसकी एग्जाम्पल दोगे कैसे बालकन रीजन में देखने को मिलता है। बालकन क्या था? तो बालकन जो है आज का मॉडर्न डे रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, ऐसे बहुत सारे देश, सर्बिया, ऐसे बहुत सारे देश मिलकर के उस समय एक पर्टिकुलर जगह होते थे, दैट इज कॉल्ड बालकन। बालकन रीजन जो था इट वाज अंडर द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर के बारे में ऑलरेडी मैं आपको ग्रीस वाले वीडियो में समझा चुका हूँ। ऑटोमन एम्पायर वाज टोटली इन द मर्ज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, वो टूट रहा था, लगभग टूट ही गया था। तो जो ऑटोमन एम्पायर जो टूट रहा था, और बालकन जो रीजन था ऑटोमन एम्पायर के अंडर में, दे वर फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस। जो बालकन रीजन्स थे, दे वर फाइटिंग द ऑटोमन एम्पायर फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए। बट बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल लिटरेचर और समथिंग और द अदर, ये बालकन्स दो टाइप का स्ट्रगल कर रहे थे। एक तो स्ट्रगल उनका था इंडिपेंडेंस बालकन्स का फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर। सेकेंड स्ट्रगल वो आपस में ही कर रहे थे तो कैप्चर मोर एंड मोर लैंड, क्योंकि नेशनलिज्म का मतलब बदल गया था, कैप्चरिंग मोर एंड मोर लैंड। जितना वो लैंड कैप्चर करेंगे उतने स्ट्रांग होंगे, इसलिए दे वर फाइटिंग टू वॉर्स एट द सेम टाइम। वन, दे वर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम, फॉर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर। सेकेंड, दे वर फाइटिंग विद ईच अदर टू गेन मोर एंड मोर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये जो टाइम पीरियड है, ये जो सिचुएशन है, ये बड़े बड़े एम्पायर्स को थोड़ा सा टेम्पटिंग लगा, उनको टेम्प्ट हो गया, दे वर टेम्प्टेड। उनको लगा कि दे हैव चांस टू इंक्रीज देयर इंपीरियल पावर। उनको मौका मिला कि भाई इस जो बालकन एरिया बहुत बड़ा एरिया है और उनमें से कुछ हिस्सा एम्पायर पास आ जाए तो उनका थोड़ा सा जो वर्चस्व है, उनका जो डोमिनेशन थोड़ा बढ़ेगा, उनको पॉलिटिकली पावर आएगा। एंड अंडर दिस इन्फ्लुएंस मैनी बिग नेशन स्टेट्स जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गए थे, दे एंटर्ड द एरिना ऑफ स्ट्रगल। फॉर एग्जांपल जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, ये लोग एंटर कर गए बालकन रीजन्स में ज़्यादा से ज़्यादा लैंड कैप्चर करने में। और रिजल्ट क्या निकला इनके एंटर करने से? इट रिजल्टेड इनटू द वर्ल्ड वॉर वन फ्रॉम 1914 टू 1918। इस टाइम पीरियड में व्हेन एवरीथिंग एंडेड, बालकन रीजन वाज सेग्रीगेटेड इनटू मेनी पार्ट्स, जो आज हम देखते हैं, एंड नो वन गॉट नथिंग, एंड द होल यूरोपियन सोसाइटी फेस्ड अ मेजर ड्रास्टिक सेटबैक। बहुत बड़ा सेटबैक मिला, बहुत सारे लाइफ्स का डिस्ट्रक्शन, बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस हुआ, और यूरोप कहीं ना कहीं एक डेप्थ रिडन सोसाइटी बन गया। ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट है कैसे मैनिपुलेट होकर के वो नेशनलिज्म से इम्पीरियलिज्म बनता है, और इम्पीरियलिज्म से ज़्यादा लोग पावर कंट्रोल करने के लिए वो कॉलोनीज बनाने की कोशिश करते हैं, तो कैप्चर मोर एंड मोर कॉलोनीज, इसलिए कॉलोनिज्म का भी कंसेप्ट इससे जुड़ता है। एक बार आप एनसीईआरटी का रीडिंग ले लीजिए। इन लेटर ऑन आई माइट बी गिविंग यू वन मोर वीडियो ऑन दिस चैप्टर क्लियरिंग योर डाउट्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेक्स्ट मी। मैं उस पर्टिकुलर वीडियो पे दोबारा, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे दोबारा एक वीडियो बना करके आप लोगों को उस चीज़ के बारे में समझाऊंगा। बट बिफोर आस्किंग मी, प्लीज़ मेक श्योर यू हैव अ very much clear reading of the NCERT text that you have and the note that I will be providing you. इन दोनों को मिला करके पढ़ना। अगर उसके बावजूद भी आपको डाउट रहता है तो वीडियो बना करके मैं आपको चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री इज कम्प्लीटेड टुडे। गो थ्रू द चैप्टर वंस अगेन, उसको बार बार कहानी के तौर पर रिवाइज कीजिए। कैसे वी स्टार्टेड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, फ्रेंच रेवोल्यूशन। From French Revolution we moved out of France. We discussed about the European society. फिर फ्रांस में क्या हुआ था आफ्टर नेपोलियन बोनापार्ट डाइड इन 1815, द कंजर्वेटिव एरा हम पढ़े थे। फिर उसका हम लोग दोबारा लुइस फिलिप का या लिबरल्स का वापसी देखे थे। देन कैसे फ्रांस जो था वो ग्रीस के इंडिपेंडेंस को इन्फ्लुएंस किया। ग्रीस के बाद जर्मन यूनिफिकेशन हुआ, इटली यूनिफिकेशन हुआ, ब्रिटेन का कंसेप्ट सामने आया।
विजुअलाइजिंग द नेशन का मैंने कंसेप्ट समझाया आपको, और लास्ट में मैंने समझाया कैसे 19th सेंचुरी की और 20th सेंचुरी की शुरुआत तक आते आते चीज़ें पूरी की पूरी बदल गई, और नेशनलिज्म था वो अब इम्पीरियलिज्म से मतलब रखने लगा, और वो कहीं ना कहीं रिजल्ट देने लगा कॉलोनियलिज्म को। ठीक है।